हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं ये 2017 का पेपर सोल्यूशन लेके आया हूं सामान्य ज्ञान का। इस पेपर को हम देखेंगे और इनका प्रॉपर सोल्यूशन हम करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चलिए सामान्य ज्ञान के इन प्रश्नों को हम शुरू करते हैं और इनका प्रॉपर सोल्यूशन करते हैं जो कि 2017 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की जो शुरुआत की थी वो 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से शुरू की थी। और कब खत्म हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये दांडी पहुंच गए थे। और दांडी पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया? मुट्ठी भर नमक लिया और सभी ने अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश कर दिया यानी कि शुभारंभ कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन से थे? INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, एक मुकदमा हुआ था 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए। तो उसमें से जो अध्यक्ष थे वकीलों के वो भूला भाई देसाई थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे जो कि अधिवक्ता के रूप में थे। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान में वर्तमान में लाहौर स्थित है और वहीं पे लाहौर में एक रावी नदी थी, उसी के तट पे जो है सर्वप्रथम झंडा तिरंगा फहराया गया था और उसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा की गई थी। और ये कहा गया था कि 26 जनवरी यानी कि 1930 तक यदि अंग्रेजों ने हमें स्वतंत्र नहीं किया तो हम खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। उसी प्रकार से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर जो हम बात करें कि अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण की, तो दिव्यावदान में ये मिलता है कि उपगुप्त के कहने से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। लेकिन दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध ये देखिए निग्रोध नामक जो भिक्षु थे उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा दी थी। किसको? अशोक को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैनियों द्वारा। और यह जो बनवाया गया था वो भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इनके एक सामंत थे जिनका नाम विमल था और उन्हीं विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का क्या किया? निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वाला शुक्र। पता ही होगा, अच्छे तरीके से आप लोग को पता होगा कि शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? भगनी यानी कि बहन भी कहते हैं। या घनत्व, आकार एवं व्यास में क्या है? पृथ्वी के समान है, इसी कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा कि यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इन सारे क्वेश्चंस में वो आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं पे लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बुध के। बुध और शुक्र दोनों के अपने उपग्रह नहीं हैं। बुध और शुक्र ग्रह जो हैं इन दोनों को अपने पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी जो है वो ब्रह्मांड की वस्तुओं की उनकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ सुना होगा आप लोगों ने। भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ से नापी जाती है और इसकी जो इकाई होती है यानी यूनिट होती है वो रिक्टर होती है। और सिस्मोलॉजी क्या करता है?
तो यह भूकंप एवं उसकी तरंगों का अध्ययन करता है। एस्ट्रोनॉमी क्या है, तो यह भी ब्रह्मांड वस्तु की गति का मानव के साथ संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, असम राज्य में यह स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पे ये माजुली द्वीप है। यह बनी कैसे है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो निक्षेपण लाए गए थे, अवसाद लाए गए थे, उसी से इसका निर्माण हुआ है। और माजुली द्वीप ध्यान से समझिएगा, पूरे भारत की ये पहला ऐसा द्वीपीय जिला है जिसको जिला घोषित किया गया था। पहला ऐसा द्वीप है जिसको 2016 में क्या घोषित किया गया था, जिला घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। ऐसे देखिए, सबसे पहले मैप के माध्यम से ऐसे हम समझेंगे। दाएं साइड में ईस्ट होता है, यानी कि पूरब, बाएं साइड में वेस्ट होता है, ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है और नीचे की साइड में साउथ होता है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट, यानी पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग यानी कि ये वाला हुआ उत्तरी भाग, ऊपर की साइड में पश्चिमी घाट ये हो गया, ऊपर की साइड में यही नॉर्थ है, तो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग यानी यह है। यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कोंकण तट कहलाता है। पश्चिमी घाट का साउथ वाला यानी दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है, तो ये मालाबार कहलाता है। अब पूरब साइड का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो उत्तरी सरकार कहलाता है। और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है इसका, तो कोरोमंडल कहलाता है। तो ये वाला रहा कोंकण तट, यहाँ पे आया मालाबार तट, फिर आया कोरोमंडल तट इस साउथ में, और यहाँ आया उत्तरी सरकार। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोंकण तट। ये कोंकण तट है ना, यहाँ पे जो बसे हुए शहर है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका इनके भाग में आते हैं। कहाँ पे, कोंकण तट में। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा यूकेलिप्टिस। अगला, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें, उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है। अब देखिए, चंबल जो है सहायक नदी किसकी है, नर्मदा की बिल्कुल नहीं है। चंबल, केन, बेतवा, ध्यान से सुनिएगा, चंबल, केन, बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी है। सोन, घाघरा, गोमती, महानदी, कोसी, ये जो है किसकी सहायक नदी है, गंगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हाँ, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस, दिवांग और लोहित, मानस, दिहांग, दिवांग और लोहित, ये जो सहायक नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इस वजह से केवल 3 वाला यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यानी कि 15 का कौन सा सही है, 15 का ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन, 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निम्न कृषि उत्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आवश्यक आदानों की उपलब्धता। आवश्यक आदानों की कमी होनी चाहिए यहाँ पे। उपलब्धता अगर जो रहेगी तो यह उत्तरदायी नहीं रहेगा, कमी रहेगी तभी उत्तरदायी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वाला है, ये सभी। अगला क्वेश्चन, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, तो किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ ये पूछ रहा है। बहुत सारे लोग 26 जनवरी सन 1950 आंसर लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, ना कि पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। तो पूर्णतः बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, मूल संविधान के एक भाग के रूप में, यानी कि जब भी हमारा संविधान बना उसी समय से मौलिक अधिकार की बात कही जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 37 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और न्यायशील शासन की स्थापना करना। 2 चीजें हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और न्यायशील शासन की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो कपिल इसके सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। गौतम किसके प्रवर्तक हैं, तो गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। चारवाक, तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं। और जैमिनी की अगर जो हम बात करें तो ये पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक हैं। पूर्व मीमांस याद रख लीजिएगा। सामूहिक का अर्थ है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा घरेलू खपत। घरेलू खपत क्यों हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति माने खुद का होता है, स्व माने भी खुद का हो गया, और देश का नागरिक भी क्या होता है, स्वयं ही होता है। नागरिक की बात की जा रही है, सामूहिक की बात हो रही है, तो घरेलू खपत की बात की जाएगी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किस वस्तु की मांग लोचदार है, तो इसका जो सही आंसर है वो चावल। लोचदार मतलब कि यदि किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उसके मांग में भी उसका फर्क पड़े तो वो वस्तु लोचदार कहलाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा चावल। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसे हैं जिन पे फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, चावल पे। अगला क्वेश्चन जो है, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। मुद्रा के दो प्रकार होते हैं, याद रख लीजिएगा। एक होता है पहला तो कानूनी निविदा मुद्रा और दूसरा वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा मुद्रा क्या होता है कि ऐसी मुद्रा होती है जिसको आप कहीं भी देंगे तो वो वैलिड रहेगा, अगला बंदा उसको लेने से इनकार नहीं कर सकता। यदि इनकार कर रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। कानूनी निविदा मुद्रा का यही मतलब होता है। लेकिन वैकल्पिक मुद्रा क्या होता है, यदि आप किसी को चेक दे रहे हैं तो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है, यदि वो लेना चाहता है तो ले लेगा, नहीं चाहता तो नहीं लेगा। तो वैकल्पिक मुद्रा का जो उदाहरण है वो इसमें जो है वो चेक सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो 26 का जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन हैंड कैश स्कीम का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। और इसकी जो अवधारणा का जन्म हुआ था सन 1960 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित दर विकास दर से कम थी, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 28वें क्वेश्चन का चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें अगर जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 5.7% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त हुआ था वो 3.3% ही प्राप्त हो पाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तरलता अधिमान क्या होता है, इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, थोड़ा सा विजुअल कम है। तरलता अधिमान क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है बैंक जमा रखने की इच्छा, बैंक में जमा रखने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, तो सी डैक ने किया था। और सी डैक जो कंपनी है इसके जो निदेशक थे डॉक्टर विजय पी भास्कर, इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। डीटीपी का विस्तार करें यानी फुल फॉर्म बताएं, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, शक्ति पुंजों से तटस्थता। और गुट निरपेक्षता का जो हेडक्वार्टर है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, बेलग्रेड में। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। भारतीय राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना, भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, ये बताइए कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो 24 अक्टूबर सन 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 1945 से ही जो है भारत इसका सदस्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो बताइए, तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, प्रशिक्षण की बात हो रही है यानी कोचों के रूप में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी प्राइस इस समय कितनी है, पहले 5 लाख थी, इस समय बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा सन 1968 से प्रारंभ किया गया था और पहला पुरस्कार जो दिया गया था अर्थशास्त्र में सन 1969 में दिया गया था। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, दर्शन एवं संस्कृत के उत्कृष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था, तो उड़ीसी नृत्य से इनका जो है संबंध था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बूला चौधरी जो है वो प्रथम महिला थी जिन्होंने विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार किया था। इंग्लिश चैनल को ये 2 बार पार कर चुकी हैं। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यह जो पुस्तक लिखी गई थी इस सैयद माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई थी। क्या लिखा गया था इसमें, तो इस पुस्तक में जो सुंदरवन डेल्टा है, इसके मैंग्रोव, दलदल, इन सारी चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है। सुंदरवन डेल्टा है कहाँ पे, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सुंदरवन डेल्टा स्थित है।
अगला क्वेश्चन, रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह अनुवांशिक। अनुवांशिक क्यों? क्योंकि यह एक वंश से दूसरे वंश में जाता है, यानी कि ये जो रोग है ये अनुवांशिक होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। तो रंग वर्णांधता जो है वह अनुवांशिक रोग से संबंधित है। बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो सही है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन इसका जो सही आंसर होगा। देखिए विटामिन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन बी की सब कैटेगरी, ये तीनों आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी मैंने विटामिन के बारे में बताया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और विटामिन बी की सब कैटेगरी और विटामिन से होने वाले रोगों के बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के नियम का प्रतिपादन, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा न्यूटन ने किया था। इनकी एक बुक थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया। इस बुक को जब इन्होंने लिखा था, प्रिंसिपिया बुक को इन्होंने लिखा था 1687 ईस्वी में, उसी में इस गति की बात की गई है। अगला क्वेश्चन, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसको हम रक्त स्रावण रोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। ये बताइए साइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो धातुओं को साफ करने में। फार्मिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जीवाणुनाशक के रूप में जो है वो हम फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल का विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हुआ है जिंडर एवं लेडरबर्ग ने की थी। 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में जिंडर और लेडरबर्ग ने देखा था कि जो विषाणु द्वारा क्या होता है कि एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक जनन की खोज किसने की? तो जिंडर एवं लेडरबर्ग ने। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।